चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज 2 फरवरी का दिन है और हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज की बात आपके साथ साथियों, पिछले कई दिनों से अगर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सी पोस्ट्स आ रही हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और फरवरी का महीना 2025 था, अब 2026। इतनी तेजी से दोस्तों समय गुजर रहा है कि समय गुजरने का अंदाज ही नहीं लगता कि समय कितनी तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। और जनवरी का महीना बीत गया, फरवरी आ गया, 2026 का दूसरा महीना। जीवन की गति बहुत तेज हो गई है और जीवन की गति अगर तेज है तो मति सुस्त होती जा रही है। गति तेज तो मति सुस्त। समाज में जहां सामंजस्य, समग्रता, परस्पर प्रेम प्यार का भाव होना चाहिए था, वो चीज खत्म होती जा रही है। और ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 3-4 दिनों से कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनमें ये चीजें झलकती हैं। लेकिन उन घटनाओं का जिक्र करने से पहले हम आज के दिन के बारे में बात करना चाहेंगे, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, वेटलैंड्स ये आर्द्र भूमि है, गीली भूमि, जो झीलों के किनारे, नदियों के किनारे या पानी की बॉडीज के किनारे का जो क्षेत्र होता है, जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स और भी जीव जंतु काफी मात्रा में रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। दोस्तों, ईरान में एक जगह है रामसर। तो आज के दिन यानी 2 फरवरी को 1971 में ईरान के रामसर जगह पर एग्रीमेंट हुआ था कि हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको बचाएंगे, उनका पुनरुत्थान करेंगे। जैसे हिमाचल में 3 वेटलैंड्स है। पौंग डैम, जिसको आप महाराजा रणजीत सागर डैम भी कहते हैं, उसके जो आसपास की भूमि है उसको भी वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। दूसरी है रेणुका झील, जो स्लीपिंग वुमन के नाम से जानी जाती है। परशुराम जमदाग्नि ऋषि की स्थली सिरमौर में रेणुका झील के आसपास का इलाका भी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि यानी गीली भूमि के नाम से जाना जाता है। और तीसरी है लाहौल स्पीति की मशहूर चंद्रताल झील। हालांकि वहां सूरजताल झील भी है, लेकिन ये 3, चंद्रताल झील लाहौल स्पीति और पौंग डैम कांगड़ा और रेणुका सिरमौर, हिमाचल के 3 फेमस वेटलैंड्स हैं। पूरे भारत में अगर आप वेटलैंड्स की बात करें तो 98 है, 98, और पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है। ग्लोबल लेवल पे वेटलैंड्स को बचाने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ही वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। यानी आर्द्र भूमि, गीली भूमि, जो झीलों के किनारे, ताकि वहां पे जो परिंदे, पंछी, पक्षी आते हैं
वो अपना वहां पे रैन बसेरा कर सके। और इन वेटलैंड्स को रामसर साइट्स कहते हैं। रामसर इसलिए क्योंकि वेटलैंड्स को बचाने के लिए जो मीटिंग या कन्वेंशन हुई थी वो उत्तरी ईरान देश का नाम है, उत्तरी ईरान में रामसर नाम की जगह थी, वहां पे इसको किया गया। दोस्तों, ये तो रही बात आज के दिन की कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे क्यों मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले, जैसा मैंने शुरू में कहा, कुछ हम बातें करेंगे कुछ खबरों की, लेकिन उससे पहले हमारे मित्र एडवोकेट रमेश चंद्र शर्मा जी जुड़े हैं करसोग से। नमस्कार। और आदरणीय सुरेश शर्मा जी जो हमारे भाजपा के नेता हैं, हर हर महादेव, जय जयंती माता। अनीता शर्मा जी, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह वर्मा जी, जय श्री कृष्ण, आपको हमारा नमस्कार। लक्कड़ बाजार शांकली की वादियों से उषा चौहान जी को भी हमारा नमस्कार। सॉरी। मोनिका भारद्वाज, हाउ आर यू मोनिका? कमलराज जी को नमस्ते। नंदर भंडारी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। विदुषा जी लॉ यूनिवर्सिटी की वादियों से, घंडल से, जय श्री राम। राजेंद्र ठाकुर साहब, गुड इवनिंग। सभी हमारे मित्र लोग हैं और ये कार्यक्रम आपका अपना है, आप जुड़ते हैं तो कार्यक्रम की रौनक बढ़ जाती है। रोहित भारद्वाज जी, यूजीसी रोल बैक डन। दीवान वर्मा जी, नमस्कार। दीवान वर्मा जी एक बड़ी डायनेमिक डैशिंग पर्सनैलिटी हैं, सुन्नी, शिमला ग्रामीण, बसंतपुर से। भूपराम वर्मा जी धरोगड़ा से और प्रदेश के नेता हैं पेंशनर्स कल्याण संघ के। धैर्य भंडारी, गुड इवनिंग। सुषमा गायत्री जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सुषमा जी नमस्कार। सुषमा जी भी बहुत तेजतरार नेता हैं। स्वागत सुषमा जी आपका कार्यक्रम में। मनोहर ठाकुर द ग्रेट और मनोज ठाकुर जी, गुड इवनिंग। संधोल सरका घाट से, किन्नौर से मानिक जी, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं और रील्स तो सभी देखते हैं, अपने अपने मतलब की रील्स आजकल सब देखते हैं। ऐसा नहीं कि रील्स बेकार होती हैं, तकरीबन डिपेंड करता है कि आप गिलास को आधा खाली कहते हैं कि आधा भरा हुआ कहते हैं। यानी योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, you have attended a discussion on budget, but couldn't yet listen. Kindly brief about that. बिल्कुल आदरणीय वर्मा जी, बजट की 10 मुख्य बातें हम करेंगे, ज़्यादा तफसील में नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो तकरीबन पौने 1 घंटे का कार्यक्रम था, तो कल उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, हम उसको फेसबुक पे लोड कर देंगे। तो आई थिंक वो बजट का हमारा जो वक्तव्य था दूरदर्शन पे वो मिल जाएगा। लेकिन आज हम इसके बाद थोड़ा सा बजट की हाइलाइट्स पे फोकस करेंगे। कुशाल चंदेल जी नमस्कार। और माही नेटू द ग्रेट। शीला वर्मा जी कार्यक्रम में आ चुकी हैं, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। वर्मा जी ने पूछा कि बजट की हाइलाइट्स। आशीष बिट्टू जी, गुड इवनिंग डियर, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। दोस्तों, पिछले कल बजट पेश किया गया। इतिहास में पहली बार जब रविवार को बजट पेश किया गया। तकरीबन 21-22 बार सोमवार को प्रस्तुत किया गया। पहला मौका जब इतवार को बजट पेश किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सर्वाधिक 9 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। 9वीं बार उन्होंने बजट देश के सामने पेश किया।
दोस्तों, पहले ये बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परिपाटी शुरू हुई। पहले बजट फरवरी के अंतिम दिन यानी 28 या 29 फरवरी को किया जाता था, अब 1 फरवरी को, ताकि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक इतना समय मिल जाए कि हम लोग तैयारी कर सकें, ताकि जो नया फाइनेंशियल ईयर है 1 मार्च से उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। बजट तो बहुत लंबा चौड़ा था। इसमें 56 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे और 35 लाख करोड़ हमारे पास पैसा है, 35 या 36, और दोनों के डिफरेंस पे जाके हम 17 लाख करोड़ का डेफिसिट हमारे पास रहता है। और जिस बार का बजट डेफिसिट है वो 4.3% ऑफ जीडीपी। मुख्य बातों में दोस्तों, पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5 वाटरवेज, 7 नए रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और 17 न्यू फास्ट ट्रेन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। और नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 मेडिकल हब सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा सेमीकंडक्टर्स चिप इंडस्ट्री पे लगाया जाएगा, ताकि भारत वैश्विक लेवल पे compete कर सके। और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा रेयर अर्थ मेटल्स का संवर्धन करने के लिए। इसके लिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला और छत्तीसगढ़ का इलाका चुना गया है रेयर अर्थ मेटल्स के लिए। और 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा फार्मा सेक्टर के ऊपर, भारत को फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। खेलो इंडिया मिशन में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जहां कोचेज की ट्रेनिंग, साइंटिफिक कनेक्टिविटी टू स्पोर्ट्स, कोचेज की ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों को भेजना, ये एक खेलो इंडिया मिशन अलग से शुरू किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 500 करोड़ दिया गया है। ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए खर्चे किए गए हैं। किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सीड्स है उसके लिए नेटवर्क तैयार किया जाएगा, ताकि फार्मर्स के लिए सुविधा हो। और किसानों को, जो छोटे किसान हैं, 20,000 रुपए का इमीडिएट लोन सैंक्शन करने का भी प्रावधान रखा गया है। इनकम टैक्स में दोस्तों कोई रियायत नहीं दी गई एम्प्लॉइज के लिए। हाँ, 3 महीने का एडवांटेज दिया गया, जहां 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती थी। अब 31 मार्च तक 3 महीने का ग्रेस पीरियड और दिया गया है। सोलर सस्ता होगा, लेदर भी सस्ता होगा, विदेशों में बच्चों की पढ़ाई सस्ती होगी और महंगा होगा शराब, वाइन को महंगा किया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी सस्ता किया गया। लिथियम बैटरीज, इलेक्ट्रिक बैटरीज, इनको सस्ता किया गया। और देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट युवाओं के लिए बनाई गई, स्किल से जोड़ा गया। और जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो रील्स वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उसमें दोस्तों भारत के 15,000 जो मिडिल स्कूल और जो +2 स्कूल्स होंगे और जो
500 कॉलेज रहेंगे देश के, वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर्स लेबोरेटरीज बनाई जाएगी, जैसे कंप्यूटर लैब होती है, ताकि जो हमारे युवा हैं वो कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया में compete कर सके। और महिलाओं के लिए जैसे भारत में 800 जिले हैं, हर जिले में एक विमेन हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि महिलाओं को सुरक्षित आवासीय योजना प्रदान की जा सके। और दोस्तों, हिमाचल की बात करें तो माउंटेन ट्रेल्स, पहाड़ों में पगडंडियां जो टूरिज्म डेवलप कर सकती है, उसके लिए छत्तीसगढ़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स का प्रावधान रखा गया है। और 5 टूरिज्म हब बनाए जाएंगे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। शायद हिमाचल का नंबर उसमें आ जाए, ऐसा हमको लगता है। और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ठीक दोस्तों इसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक 3 बहुत बड़े इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। और टूरिज्म और मेडिकल हेल्थ को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, कैंसर की 17 मेडिसिन, उनका प्राइस कम किया गया, ताकि जो कैंसर पीड़ित मरीज है उनको दवाइयां आसानी से मिल सके। कैंसर के अलावा 7 अन्य दवाइयां भी ऐसी हैं जो घातक बीमारियां हैं, उनकी दवाइयों के दाम भी कम किए गए। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से जो बजट का था, और रक्षा डिफेंस बजट को भी बढ़ाया गया है। और ये मेन फोकस, एक और जो मेन फोकस है, अगर आप पूछें तो ब्रॉड रूप से ये एक्सपेंडिचर का बजट नहीं है, ये एक पॉलिसी प्लानिंग और दूरगामी परिणाम, जिसको आप विकसित भारत बोलते हैं, विकसित भारत के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है। और वॉइस फॉर लोकल और वोकल फॉर लोकल, जो एक मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो औद्योगिकरण है, वो स्मॉल स्केल लेवल पे MSME सेक्टर में, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनके लेवल पे इसको करने का प्रयास किया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन से विकसित भारत का निर्माण करने के लिए सब्सिडीज और जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे जो पुराने थे, उनका जीर्णोद्धार करना, उनको रखरखाव अच्छा करना, तो ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जा सके। हालांकि सर्विस सेक्टर पे भी फोकस है, प्राइमरी पे भी फोकस है, लेकिन जो बीच का हमारा सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है, और उसको MSME पे बेस किया गया है। और 2 स्कीमें महात्मा गांधी जी के नाम से चलाई हैं, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना और महात्मा गांधी टेक्सटाइल योजना। टेक्सटाइल के ऊपर बहुत फोकस है, और एक नेशनल फाइबर मिशन भी स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो बजट की बातें थी वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा बातें तो बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, पर जो प्रमुख बातें मेरे ख्याल 25-30 हमने आपको बताई हैं, और ये एक अहम है। और आज हम बजट के बारे में आपसे इतनी ही बात कर पाएंगे। हमारे दोस्त मित्रगण बहुत जुड़े हैं। भूपराम वर्मा जी, हमने आपको बजट का बताने का प्रयास किया। जो डिटेल मेरा दूरदर्शन में बजट के ऊपर इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटे का, वो उसका जैसे हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी पूरी 1 घंटे की, वो हम फिर डाल देंगे उसको सोशल मीडिया पे। पर फिर भी जो 25-30 मुख्य बातें थी वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। हेलो कुशाल चंदेल जी को नमस्कार, और माही नेटू द ग्रेट, शीला वर्मा जी को भी नमस्कार, आशीष बिट्टू जी, प्रमार सिंह वर्मा जी को जय श्री राम, हरिओम, पुष्पा ठाकुर जी, हमारी तेज तरार और
बीडीसी मेंबर रही हैं, राम राम, आपको बधाई। कार्यकाल आपका सुचारू रूप से पूर्ण हुआ और आपको भविष्य के लिए भी ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। हेमंत वर्मा जी को हेलो। हेमंत जी हाउ आर यू। पूनम जी को नमस्कार। पूनम जी कैसी हैं आप। और बहुत सुंदर आपने आज वीडियो डाली थी। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विद पीस एंड प्रोस्पेरिटी। कमलेश मेहता जी हमारे मित्र, नमस्कार। अश्विनी मेहता जी वेटनरी साइंसेज के डॉक्टर हैं, गुड इवनिंग। सुनील सूद साहब को नमस्कार और हमारी भाभी जान को भी नमस्कार। अ ग्रेट कपल। और कभी आप इंग्लैंड में होते हैं, कभी कुल्लू में होते हैं, कभी शिमला में होते हैं। आजकल मुझे अंदाज नहीं सूद साहब कहाँ हैं, लेकिन हमारी और आपकी जो यारी है, जान पहचान है, खतो कतावत है, वो बहुत पुरानी है। गोज बैक टू 1982 और आज है 2025। चेतराम जी बबलू जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र विवेक शर्मा जी प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में टेक्सटाइल के, लिखते हैं कि इस साल बजट का मेजर फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल एंड इंफ्रा डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने का था। ताकि बिल्कुल विवेक जी मैं सहमत हूं, ताकि 2047 विकसित भारत के लिए काम किया जा सके। विवेक शर्मा writes, this budget will create millions of jobs for the skilled workforce. We hope so. It should come through. Thanks so much for supplementing my views on budget. Thanks so much. चूला ठाकुर जी, जय श्री राम। इस आरडीजी ग्रांट के बारे में भी कुछ समझाओ जी, ताकि इसके में डाउट क्लियर हो सके। क्या यह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को देना आवश्यक होता है? जी, आपकी जानकारी निश्चित ही लाभदायक होगी। देखिए चुनलाल जी, ये जो आरडीजी है, दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ये राज्यों को दी जाती है। राज्यों का जितना रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यह है कि जैसे इस बार हमारा केंद्र में तकरीबन 56 लाख करोड़, मेरा ख्याल 53 या 56 लाख करोड़ का व्यय है, और हमारे पास पैसा मेरा ख्याल 35-36 लाख करोड़ है। जो ये 16-17 लाख करोड़ का गैप है, ये हमारा बजट डेफिसिट है। इसको हम उधार लेके, लोन लेके पूरा करेंगे और अपना काम चलाएंगे। राज्यों को केंद्र रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, कि भाई अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको पूरा करने के लिए आप उधार मत लो और डूब जाओगे, हम आपको ग्रांट देते हैं और उस ग्रांट से आप अपना काम चलाओ। और हिमाचल सरकार भी इसी इंतजार में थी कि हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिले, और ये हजारों करोड़ की मिलती है। और हिमाचल गवर्नमेंट का ये था कि फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलने से हमारा कुछ काम चल जाता। लेकिन इस बार के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली, वो खत्म कर दी गई है। इसलिए हिमाचल गवर्नमेंट को बहुत भारी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना निकट भविष्य में करना पड़ सकता है। तो ये आरडीजी के बारे में मैंने आपको बताया चुनलाल जी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। बाकी कुछ और देखेंगे बाद में। जितना मैं आसान शब्दों में बता सकता था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बंद करना स्टेट के लिए बहुत घाटे का काम है। बॉबी द ग्रेट मंडोल घाट से, माता मनसा माता की जय हो। हमारे मित्र सतीश शर्मा जी जुड़ चुके हैं फागला गांव की सुंदर वादियों से। जय श्री राम आपको। और मोहन वर्मा जी को जय हिंद। बुश ठाकुर द ग्रेट, गुड टू सी यू डियर, नमस्कार। आई एम गुड, आई विश फॉर योर वेल बीइंग, थैंक्स सो मच। चुनला ठाकुर लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि क्या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार पीएचडी वाले एलिजिबल है या फिर नेट सेट करने आवश्यक है? प्लीज गाइड करें। पीएचडी वाले एलिजिबल है, नेट सेट लाजमी नहीं है। अगर पीएचडी है आपकी तो यू आर एलिजिबल। ज्यादा डिटेल्ड जानकारी मैं आपको 1 या 2 दिन में दे सकता हूं। साथियों, तो ये हमने आज बजट के बारे में भी आपसे बात की,
और वेट लैंड्स के बारे में बात की, जो आज 2 फरवरी को मनाया जाता है। दुनिया में दोस्तों असहनशीलता बढ़ रही है बहुत ज्यादा। 3 प्रोमिनेंट डेथ्स हुई है जो हमने सोशल मीडिया पे देखी है। डॉक्टर CJ रॉय, अरबपति, बेंगलोर में, उनके पास 50 टॉप कार्स, टॉप मॉडल्स, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, अरबों का कारोबार। इनकम टैक्स वालों ने 2 दिन परेशान किया। तीसरे दिन अपने ऑफिस में गए, रिवॉल्वर निकाली, अपने आप को मारा, शूट करके खत्म कर दिया। डॉक्टर CJ रॉय। साध्वी प्रेमा बाईसा, ये जोधपुर क्षेत्र में प्रवचन करती थी। जुकाम लगा, कंपाउंडर को बुलाया, उसने इंजेक्शन लगाया, 2 मिनट के बाद डेथ हो गई। सुंदर, सुशील, समृद्ध, मान सम्मान वाली, लेकिन किसी षड्यंत्र का शिकार हुई। 2 मिनट में 25 वर्ष की हंसती खेलती जिंदगी बीच से खत्म हो गई। बिहार के पूर्णिया जिला में सूरज नाम का नौजवान, जो 27 बरस की आयु में ही करोड़पति बन गया। एक मामूली झगड़े को निपटाने 2 लोगों के बीच गया। पीछे से कोई बदमाश आए, 3 गोलियां चलाई, धाएं धाएं करके उसको वहीं मार के खत्म कर दिया गया। ये तीनों प्रसिद्ध हस्तियां थी, करोड़ अरबोंपति थे, लेकिन आज जो हमारी असहनशीलता का वातावरण बना है, इसके तहत तीनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसीलिए दलाई लामा जी ने कहा है कि हमको समाज में सफल व्यक्ति नहीं चाहिए, अमीर व्यक्ति नहीं चाहिए। समाज में करुणामय, दयालु, अंडरस्टैंडिंग, समझने वाले, क्षमा करने वाले व्यक्ति चाहिए, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। सोचना आपको है। आगे बढ़ते हैं। गुड इंफॉर्मेशन अबाउट RDG यू हैव गिवन सर, थैंक्स सो मच। RDG means revenue deficit grant. It comes as a grant from the center, but now it has been stopped. मोहन शर्मा जी, राम राम जी, भाई जी, भूपना वर्मा जी, this RDG haven't been given to other 16 states. Yes, वही मैं कह रहा हूं, न केवल हिमाचल बल्कि राज्यों को बंद कर दी गई है RDG, यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। केंद्र कहता है घाटा प्रदेशों का है, हम क्यों उस घाटे की भरपाई करें? दैट इज द पॉइंट। चुल्ला ठाकुर जी, देश में पैसों की भी कमी नहीं है। मैंने आज ही पढ़ा है कि एक आदमी ने एक गाड़ी के 0001 नंबर के 2 करोड़ 6 लाख दिए हैं। अमीरों की तो बात ही क्या। अमीर कैटेगरी एक है, गरीब एक है। एक वो कैटेगरी है जो बीच में है, जिस कैटेगरी का कोई नाम नहीं है, उनको मध्यम मार्गी कहते हैं। सब कुछ वही पीसे जाते हैं। सिद्धार्थ भारद्वाज प्रेजेंट, वंडरफुल, यू आर इन माई क्लास, थैंक्स सो मच डियर सिद्धार्थ भारद्वाज जी, ग्रेट। पुष्पा शर्मा जी, परगना चौथा, शाली माता की पूजा स्थली मझियोड़ और खड़कू गांव से पुष्पा शर्मा जी हमारे साथ। युगल किशोर जी को नमस्कार। दोस्तों, टाइम समाप्त, 9:30 हो गए हैं। आप सब लोग जुड़े, दिल की गहराइयों से आप सभी महानुभावों का, सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद। आपका ये अपना कार्यक्रम, आप अपने कार्यक्रम में जुड़े और आपसे गपशप लगी, बातचीत हुई। आज हमने बजट के बारे में बातचीत की। कल हम अपना बजट का पूरा वीडियो जो दूरदर्शन में लाइव था वो डालेंगे फेसबुक पे, आप उसको देख सकते हैं। प्रिय साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।